अमिताभ बच्चन साहब के बारे में इतनी सारी चीजें अनजानी आज आपको बताने वाले हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने किसी लेख में लिख दिया था कि हिंसा इनकी फिल्मों से होता है। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया। गोपाल पांडे ने फोन किया था, मैं गया। शूटिंग ने कम एंड वॉच माई वर्क, ये पहला वर्ड था उनका। ये दो नाम क्यों आ रहे हैं? कहाँ बोफोर्स का पूरा केस, कहाँ अमिताभ बच्चन साहब, एक्टिंग कहाँ, बोफोर्स कहाँ? एक दिन बाबूजी ने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी रहा हो, ये मुन्ना ये सब क्या है रोज रोज, तो बच्चन के मुंह से अनायास निकल गया, ना आग पैदा किया आपने। तो बाबूजी 2 दिन चुप रहे। आज भी अमित जी को इस बात का मलाल है कि वो जीते जी बाबूजी को ये नहीं बता सके कि इस केस में मैं निर्दोष। अमिताभ बच्चन बहुत ऐड करते हैं, करीब 100 करोड़ 125 करोड़, लेकिन आप विश्वास करेंगे वो एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते। वो सारा पैसा बच्चों के कैंसर पे खर्च करते हैं। एक सिंपल बात ये कही जाती है कि अगर व्यक्ति अच्छा है तो भी उसके दुश्मन होंगे। एक चीज है उनमें, मैंने देखा है कि अगर किसी से दोस्ती की तो की, और किसी से अगर नहीं करनी है तो नहीं करते। एक बच्चन साहब और एक ऐश्वर्या राय, इतने दो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक घर में कैसे रहते हैं? अभिषेक बच्चन को जब शुरू में फिल्म में आए, रोमांटिक फिल्म दी गई। ऋतिक रोशन हर तरह की फिल्म में आए। ऋतिक रोशन फादर इज एवरेज एक्टर, अभिषेक बच्चन फादर इज एवरेस्ट। कि जहाँ से पिताजी छोड़े हैं, जब तक ये वहाँ से नहीं आएंगे आगे, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब इतने बड़े व्यक्ति जिसके लिए जो मुंह मांगे वो चीज सामने आ जाए, पेश कर दी जाए, और सिर्फ दुकानदार नहीं पूरे फैन ला कर उनके सामने ओंडेल दे, वो ऐसी हालत में वहां से वो व्यक्ति जिसके पास दिवालिया होने का तमगा लग गया, वो दिवालिया हो गया। अमिताभ बच्चन नाम ही काफी है। ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है, जितना लिखा जाए वो कम है, जितना सोचा जाए वो कम है, और जब वो पर्दे पर आ जाए तो सिर्फ वही छा जाते हैं। ऐसी शख्सियत को पेन में, अपनी कलम में पिरोना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और इस कला के धनी को आपसे मिलवाने के लिए लेके आई हूँ। नमस्कार, मैं हूं रूना आशीष, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट, और मैं आपको मिलवाने के लिए जिन शख्सियत को लेकर आई हूँ उनका नाम है सुमंत मिश्र जी। नमस्ते। इंडस्ट्री में काम करते करते, दौड़ते भागते मैंने बहुत बार आपको काम करते हुए देखा है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि 40 साल से जो जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, और अमिताभ बच्चन साहब के बारे में इतनी सारी चीज़ें अनजानी आज आपको बताने वाले हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना समय निकाल कर आए। कैसे हैं आप? बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि 89 से हमारी उनकी सारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। इंद्रजीत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वो इस्कॉन के सामने के बंगले में, और इत्तेफाकन उन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा कांड हुआ था बम्बई में, उल्लासनगर में। रिंकू पाटिल, एक लड़की की जलाई गई थी, और मैंने किसी लेख में लिख दिया था कि हिंसा इनकी फिल्मों से होता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया। गोपाल पांडे ने फोन किया था, मैं गया। शूटिंग ने कम एंड वॉच माई वर्क, ये पहला वर्ड था उनका। मैंने कहा, पहले तो मैं अमिताभ, मैं कहा मैं सुमंत, कम एंड वॉच माई वर्क। तो मैं शूटिंग देखा, फिर हम लोगों ने वही इस्कॉन में लंच किए, फिर मैं ऑफिस चला आया। 2-3 दिन हो गए, तो मैंने कहा भैया नवभारत टाइम्स को अमिताभ बच्चन चाहिए, अमिताभ बच्चन को नवभारत टाइम्स चाहिए। इसलिए तो इंटरव्यू हुआ, बढ़िया इंटरव्यू रहा। लेकिन उसमें जो जवाब दिया उन्होंने हिंसा के उस पर, उन्होंने कहा कि ये बताइए आप, 1947 में जो दंगा हुआ पार्टीशन में, वो किस फिल्म को देखकर हुआ? और आप फिल्म पर आरोप लगाते हैं कि फिल्म से हिंसा होती है, तो सबसे ज़्यादा सिनेमा घर आंध्र प्रदेश में, और सबसे कम बिहार में, और सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में होती है, आंध्र प्रदेश में सबसे कम। तो फिल्म ही दोषी नहीं है। और ये मैं निरुत्तर रह गया था, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था कि वो दंगा क्यों हुआ और ये हिंसा बिहार और आंध्र प्रदेश की जो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन की। एक चीज़ था कि मैंने जो पाया इन 50 इंटरव्यू में, सबसे बड़ी बात थी कि आपका सवाल खत्म नहीं होता था कि वो उत्तर एकदम सटीक उत्तर देते थे, अरे पॉइंट टू पॉइंट, इधर उधर नहीं। ये चीजें हैं। लवली। नहीं, अमिताभ बच्चन साहब से तो मैं खुद भी देखकर प्रभावित भी होती हूँ, सिर्फ पत्रकार के तौर पर नहीं, एक पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है वो जिंदगी में जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपने उनसे क्या सीखा और उन्होंने आपको क्या बताया कि मैंने आप में ये ऑब्जर्व किया? मैंने जो सीखा, उन्होंने पहली बार एक बात कही थी जो मैं बाद में गांठ बांधा, बहुत दिनों तक नहीं बांध पाया,
कि सुमंत इस शहर में रहना है तो कंधे पर तेल लगाए रहो, नहीं लोग चढ़ के निकल जाएंगे, तेल लगाए रहोगे तो फिसलेंगे। ये चीज उन्होंने की। और दूसरा मैंने सीखा कि एक माँ बाप का कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने देखा है अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें पिताजी के सामने उनके, और मैं प्रसन्न था जब उनके पिताजी का एक बार कूदे की हड्डी टूटी थी, तो कभी हिंदुजा कभी ब्रिज कैंडी। तो एक दिन हिंदुजा ने, मैं अक्सर शाम के समय ब्रिज कैंडी में होते थे तभी जाता था आधे घंटे के लिए। उस दिन मैं गया तो पहली बार अमिताभ बच्चन ने चलो सुमंत प्रार्थना करें, ओह! और आँख एकदम डबडबा गई थी। तो मैं 2 मिनट तक सुन रहा, तब तक जया जी आई, बोली कि इनको उठाओ यहाँ से। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि घर ही नहीं गए, यहीं बैठे हो 3 दिन से। ब्रिज कैंडी में अलाउड नहीं है अटेंडेंस, चाहे आप कितने ही बड़े हों, लेकिन हिंदुजा में वो वहीं रहते थे, बाबूजी के बेड के नीचे बैठे रहते थे। और ये चीज़ आपको बताओ, जब बाबूजी की डेथ हुई थी तब भी वो जमीन में बैठ के रामायण पढ़ रहे थे। जब बनारस से 2 पंडित आए, दोनों इत्तेफाक से मेरे मित्र भी हैं, तब जया जी ने उनसे कहा पहले इनको उठाइए। तो बाद में मैंने पंडित जी से किए, कहा, बोले वो मंत्र एक पढ़ा, कहा कि इसमें बैठा नहीं जाता है। ओह! तो ये एक पिता के लिए और माँ के लिए जो रेस्पेक्ट है। और दूसरा मैं बताऊँ आपको कि एक, मैं कई बार बस में साथ लौटा हूँ, उनका बैन होता था, 2-3 सीट ऐसे होती थी, एक सीट इधर से होती थी। तो अमिताभ इधर सामने से, मैं जैसे लगता था मैं आपके सामने कोई महात्मा बैठा हुआ है। एक अजब तरह की माने चेहरे से जो होता है ना, कि आप चेहरा बोलता है। चेहरा बोलता है। आप देखिए शुरू में अमिताभ जब आए हैं तो उनको आवाज का जादूगर कहा गया, ये सब कहा गया, लेकिन आप ब्लैक फिल्म देखिए, उसमें उन्होंने चाल और ढाल बदला। जिस स्पीड से वो चलते थे उसमें, वो पहले किसी फिल्म में नहीं आप देख सकते। नहीं। तो उन्होंने अपने में जो बहुत सारे बदलाव लाए वो मैंने देखा है हुँ। कि कैसे, जैसे अपने से 5 साल फिल्मों में काम नहीं किया, हुँ। और जब जरूरत आई तो गए भी तो 2 बड़े निर्माताओं के पास, यश चोपड़ा और यश जौहर। तो ये सारी चीजें। और मैं आपको एक बताऊं कि फादर कामिल बुल्के के डिक्शनरी में एक वर्ड है फेनोमेनन, चमत्कार। तो मैं बोलता हूँ कि लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ये हमारे समय के चमत्कार है। और हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इनको जीते जाते देखे हैं। सच में, सचू। हम सौभाग्यशाली हैं, हम वो नहीं है। सौभाग्यशाली। हम इनको, इन चमत्कारों को अपने सामने जीते जाते देखे हैं। देख तो ये चीज़ है। और दूसरा मैं बताऊं कि आपने पूछा ना, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बार मैं प्रतीक्षा से बाहर निकल रहा था, सामने से विवेक मुस्कुरान जा रहे थे, अच्छा। उसने गाड़ी रोक दी। अरे सर जी, हमारे मंदिर से आ रहे हैं। ओह! तो ये जो रेस्पेक्ट थी, ये चीज मुझे बहुत दिल को छू गई। बाद में मैंने बताया, जैसे एक बार बातचीत हो रही थी तो कमला हासन और रजनीकांत को लेके अमिताभ बच्चन ने बोला कि हम एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग जीते हैं। तो मैंने कमला हासन को ये चीज बताई, तो कमला हासन ने बोला कि आजकल वो सबसे अच्छी एक्टिंग केबीसी में कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के प्रति रिगार्ड्स वाह! पैदा करना। आप बिलीव नहीं करेंगी, अमिताभ बच्चन दारा सिंह का पैर छूते थे। अच्छा। ओह! मैंने देखा है दारा सिंह की बेटी की शादी के समय स्टेज पे आके बता दे। क्या बात है। ये चीजें हैं। लवली। ऐसे निरुत्तर कर दे रहे हैं आप तो, मुझे मेरे पास मतलब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस आगे बढ़ती जाऊँ आपसे। लेकिन एक होता है ना, आम तौर पे हम जब जर्नलिज़्म करने आते हैं, आई एम श्योर हमारे मेरे समय या आपके समय तो और ज़्यादा हम लोगों के पास डिवीज़न होता था कि पत्रकारिता का क्या रूल है और क्या नहीं करते हैं। उसमें ये सिखाया जाता था कि एक दूरी बनाकर चलो। लेकिन वो दूरी आप में नज़र नहीं आई मुझे, वो दोस्ती नज़र आती है मुझे, और मुझे नज़र आता है कि एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो आपको स्नेह भी उतना। ऐसे मैं इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि हम हमारे सुख दुख में वो मेरे साथ रहे, और मैं उनके सुख दुख में उनके साथ रहा। चाहे वो बाबूजी की बीमारी हो, चाहे और भी चीजें हो, बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन हर उसमें। अब आप सोचिए कि एक बार मैं एडमिट था और हेमा मालिनी का शो था एनसीपीए में, बोले जैसे देखे मेरी चिट्ठी मिली है क्या,
वो तुम बीमार पड़ते हो बताते भी नहीं हो, ऑपरेशन हो जाता। उसमें लिखा था मैं आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओह! कि ये सारी चीज़ें थी। अब जैसे आपने कहा जब बाबूजी वाला जो मैं प्रसंग बता रहा था, तो एक दिन मैंने इससे नहीं रहा गया, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास एक वीटो पावर है, जो मुझे मुरारी बापू से मिला है, सीखा है। बोले क्या है? हम के हर महीने में शिवरात्रि आती है, हुँ, महाशिवरात्रि। हुँ, उस दिन रात में बैठ के 111 बार हनुमान चालीसा पढ़ना हुँ, और फिर 2-2 लाइन पढ़ के हवन करना। वैसे भी आपको हनुमान जी का भक्त कहा जाता है। आपकी माँ खुद आपको हनुमान भी बोल देती हैं कभी-कभी। बोले ठीक है जिस दिन होगा बता देना। मैंने कहा ठीक है। ऑफिस में मैं था, जया जी का फ़ोन आया, ये तुम क्यों करवा रहे हो? हम कहे रोते देखा है इसलिए करवा रहा हूँ। ओह! इसी तरह। तो बोले ऐसा है आप भी आ जाना। हम कहे ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया, 2 हनुमान चालीसा अंग्रेजी में। अच्छा, हम कहे ये कौन पढ़ेगा? वो श्वेता अभिषेक भी आए हुए हैं। अच्छा, तो शाम में हम गए, वो स्टेप पाठ किया। आप बिलीव नहीं करेंगी 5 साल तक बाबूजी को कुछ नहीं हुआ। ओफ! मैं 2-3 बार इस चीज़ को अपनाया हूँ, अपने पे जो अपनाया उन्हें भी बताऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, शायद ये कारण है वो मुझे मानते हैं। हुँ, करेक्ट। ये कारण है और कभी मैंने व्यक्तिगत काम उनसे नहीं कराया। मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आए। हाँ, ऐसे-ऐसे ऑफ़र आते थे कि मेरे शोरूम का उद्घाटन करा दीजिए, आपकी वाइफ़ को डायमंड का नेकलेस देंगे अच्छा, या फिर मैंने ये काम नहीं किया। हुँ, तो ये भी एक कारण हो दैट सकता है जो हम लोगों के बीच में। और आप जैसे हनुमान चालीसा वाला, मैं अभिषेक का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने कहा आपके दादाजी की एक बहुत अच्छी लाइन है, क्या भूलूँ क्या याद करूँ? हुँ, तो उन्होंने कहा कि याद करने में आप शामिल है। हम कहे मतलब? कहा मैं आज भी नहीं भूलता हनुमान चालीसा का पाठ। 15-20 साल बाद ये लाइन अभिषेक ने बोला था। बहुत तो बढ़िया, मुझे लगा कि यही मेरी कमाई है यही कमाई है, करेक्ट। कि पिता तो देते ही हैं, बेटा भी उस चीज़ का श्रेय दे रहा है, तो ये मेरी कमाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बात करते हैं पिताजी और माताजी की। मुझे ये बताइए कि ऐसा कुछ वाक़या, ऐसा कोई चीज़ जो आपको लगा कि वो अपने माताजी के भी बहुत करीब हैं? क्योंकि जब भी मैंने इंटरव्यू किया है, वो अपनी माँ का जब भी नाम लेते थे, थोड़ी-सी आँखें नम हो जाती थी और मुझे माँ माँ का मैं बताऊँ कि माँ से उन्होंने अनुशासन सीखा। जैसे माँ ने नियम बनाया था जब इलाहाबाद में था कि स्ट्रीट लाइट जलने से पहले घर आ जाना है, अच्छा। तो घर आ जाते थे। झूठ नहीं बोलना है कभी। हुँ, और कुछ चीज़ें घर में काम करने की भी वो थी कि ये काम आपको करना है घर का। जैसे जैसे गर्मी ये गर्मी पड़ती थी तो जो खस का खस का पर्दा पड़ती है तो उसपे पानी डालने का काम, ये चीज़, ओके, डाइनिंग टेबल पोंछने का काम, ये सब चीज़ें थी। और दृढ़ शक्ति जो इच्छा शक्ति है, विल पावर, बिल वो अपने पिता से सीखा है उन्होंने। ओह! और उसके 2 प्रसंग मैं आपको बताऊँ, जब हरिवंश साहब बच्चन जी दिल्ली में रहते थे सोपान में, तो रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। रोज़ कोई ना कोई पत्थर का टुकड़ा उठा लाते थे और उसको पेंट करके एक चबूतरा-सा पेड़ था उस पे रख देते थे। एक दिन बाहर ही गेट से चिल्लाए, "मुन्ना, ज़रा बाहर आना।" दोनों भाई गए दौड़ते। देखिए एक बड़ा-सा पत्थर। जब तक ये लोग कुछ पूछे बाबूजी ने बोला, "ये जटायु है।" बोले, "वो तो ठीक है जटायु है, लेकिन आया कैसे?" बोले, "रोज़ धक्का लेके आता था। रोज़ धक्का लगाकर पिछले 1 महीने से लगा रहा था, अब जाके पहुँचा है दरवाजे तक।" एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, एक बार नेहरू जी जब वो हिंद विदेश मंत्रालय में काम कर रहे थे, तो नेहरू जी ने कोई किताब का अनुवाद करने को कहा बाबूजी को और कहा 48 घंटे में इसका अनुवाद चाहिए। तो उस कमरे में बंद करके वो अपना अनुवाद कर रहे, केवल अमिताभ बच्चन ही चाय और ये सब लेके जाते। एक दिन अमिताभ बच्चन गए तो देखे एक हाथ गर्म पानी में डाले हुए हैं बाबूजी। बोले, "ये क्या है?" तो उन्होंने बताया कि ये हाथ को तो कष्ट हो रहा है, इस हाथ को कैसे पता चले कि कष्ट है? अरे! ओह! ये चीज़ माने, तो ये माने उनका विल पावर था। विल पावर आप सोचिए कि जो लोग एक पार्ट आत्मकथा का नहीं लिख पाते हैं, उन्होंने 4 भाग में आत्मकथा लिखा। क्या भूलूँ क्या याद करूँ, नींव का निर्माण फिर से, 10 द्वार से सोपान तक, हुँ, और एक का नाम शायद मिस कर रहा हूँ मैं।
4 पार्ट में। और हिंदी के जो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं नामवर सिंह, उन्होंने कहा था कि पूरी गंभीरता से किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी है सच्चाई से, तो डॉक्टर रघुवंश बच्चन ने। बाप रे! अच्छा, एक ना इनके सरनेम के बाद भी आती थी श्रीवास्तव से बच्चन। ये सरनेम नहीं, कब? सरनेम का किस्सा ये है कि जब ये पैदा हुए थे 1942 में, हुँ। तो उस समय इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन था चल रहा 1940। था, हाँ। और पिताजी भी इनके पार्ट टाइम आर्मी में काम करते थे। हुँ। तो उन्होंने शुरू में इनका नाम रखा था इनकलाब राय। अच्छा। ओके। बाद में सुमित्रा नंदन पंत ने अमिताभ और अजिताभ किया। और आप जो सरनेम का किस्सा पूछ रही हैं, इसके पीछे तेजी जी का दिमाग है। अच्छा। जब इनके एडमिशन के लिए हो गए स्कूल में, तो उन्होंने एकदम उसी खनक वाली आवाज में, बच्चन, बच्चों को अपना उपनाम दे दो, हुँ। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन, बच्चन उनका उपनाम था। हुँ। तो वो उपनाम दे दिया उन्होंने, तो अमिताभ बच्चन और अच्छा। अमिताभ बच्चन हो गए। ओह! ये किस्सा। तफरी। अच्छा, अमिताभ जी के बारे में बहुत कुछ सुना। उनके दोनों के भाई वाले रिश्ते कैसे रहे हैं? बहुत, कभी? मैं जब तक देखा हूँ बहुत ही अच्छे, बहुत ही, माने चाहे घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, दोनों भाई। और अमिताभ को ही सारा श्रेय जाता है जो इनको फिल्मों में लाए। अच्छा। अमिताभ ने ही इनका फार्म भरवाया, सब कुछ करवाया। अमिताभ ही चाहते थे कि ये फिल्मों में आए, और कलकत्ता की नौकरी छोड़ के ये फिल्मों में आए। तो अमिताभ माने इनके एक तरह से कहा जाए कि गुरु मंत्र देने वाले आदमी थे। ओके। सुमन जी, एक समय था बोफोर्स का, जो पढ़ के जब मैं छोटी-सी थी और न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो मुझे हमेशा दिमाग में आता था, ये 2 नाम क्यों आ रहे हैं? कहाँ बोफोर्स का पूरा केस? कहाँ अमिताभ बच्चन साहब? एक्टिंग कहाँ? बोफोर्स कहाँ? कभी इस दौरान बातचीत हुई? क्या उनके दिल से कोई? और उसके सबसे दिलचस्प बात बताऊं मैं 84 में बॉम्बे आया हुआ था अपने ट्रीटमेंट के सिलसिले में, और उसमें मेरे एक दोस्त के बड़े भाई शिपिंग कॉरपोरेशन में थे, उनके जहाज आईएनएस त्रिपुरा खड़ा था अच्छा। डेक पर। तो हम गए, और बगल से बहुत सारे तोप उतर रहे थे। अच्छा, मेरे पास कैमरा भी था, लेकिन डर के मारे इतनी मिलिट्री खड़ी थी, मैंने नहीं। हम वडाला में रुके थे, वडाला में मालगाड़ी के ऊपर वो तोप खड़ा रहा। आपको विश्वास दिलाऊं, अगर मैं वो फोटो खींच लेता, तो मेरे देश का पहला जर्नलिस्ट होता जो बोफोर्स तोप इंडिया की जमीन पर उतर रहा है, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, बोफोर्स की बात आप कर रही है, अखबारों में उस समय हाईलाइट था ये। हाँ। कि एक दिन बाबूजी ने, अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी रहा हो, कि ये मुन्ना ये सब क्या है, रोज रोज। तो बच्चन के मुंह से अनायास निकल गया, नाहक पैदा किया आपने। तो बाबूजी 2 दिन चुप रहे, तीसरे दिन एक कविता बाहर भेज दिया कि अब बच्चे से पूछना पड़ेगा, पैदा जन्म दूं या ना दूं, नहीं तो बड़ा होके कहेगा नाहक पैदा कर दिया आपने। बोफोर्स का जहां तक मैंने देखा, स्वीडन वाला जो जजमेंट था वो मेरे पास ही था, और मैंने ही यूएनआई पे जब कॉपी आई थी, मैंने घर पे फ़ोन किया था प्रतीक्षा में कि क्लियर हो गया है, कहीं कोई काम नहीं। आज भी अमित जी को इस बात का मलाल है कि वो जीते जी बाबूजी को ये नहीं बता सके कि इस केस में मैं निर्दोष पाया गया। कहाँ देखिए, 2 अलग ध्रुव थे। ये दरअसल जो 2 साल वो राजनीति में गए ना, हुँ। उसका खामियाजा ये वो कोर्स था। क्योंकि जो लोग हाई कमान की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, हाई कमान से ज़्यादा लोकल कमान खतरनाक होता है। इलाहाबाद के कुछ राजनीतिक कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि ये वहाँ से चुनाव लड़ें या चुनाव जीते। आप सोचिए, इनके ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति के चाणक्य हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। बहुत। मैं तो उस चुनाव में गया था, उसमें कोई जान पहचान नहीं थी। 2 बार हम लोग बहाना बना के इलाहाबाद चले जाते थे, बनारस आज अखबार में थे। लेकिन उतने बड़े दिग्गज को हराना बहुत बड़ी बात थी। भगोड़ा साहब बहुत और बड़ी शख्सियत। ये दोस्ती यारी में राजीव गांधी उनके बहुत बाल सखा करीब थे। बात सखा। और मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे छोटा इंटरव्यू राजीव गांधी की डेथ के बाद रहा है। हुँ। और उसकी जो पहली लाइन थी, इतनी दिल को छू गई थी, हुँ। जब बच्चन बोल रहे थे, हुँ। उन्होंने
लिखा था मेरा दोस्त राजीव। हम्म, वो बोल रहे थे, मैं लिख रहा था, कोई इंटरव्यू नहीं था वो। जब मैं 4 साल का था तो वो 2 साल के थे। हम्म, 1942 अमिताभ बच्चन, 1944 राजीव गांधी। और आपको एक बहुत अच्छा वो चीज़ बताऊं, जिसको आप संयोग मान लें या कुछ कह लें, ये उसी उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी गांधी परिवार में जो भी व्यक्ति ऊपर गया और उसको जिस व्यक्ति ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, सबको अमिताभ बच्चन ने रिसीव किया। ओ, जैसे नेहरू जी मरे तो राजीव संजीव बाहर पढ़ रहे थे, उनको, हाँ, फिरोज गांधी के समय भी वही हुआ, इंदिरा गांधी के समय भी वही हुआ। राजीव गांधी बंगाल में प्रचार कर रहे थे, राजीव गांधी के समय राहुल गांधी बाहर थे। राहुल गांधी को तो उन्होंने फ्रैंकफर्ट पर रिसीव करके दिल्ली साथ आए थे। हाँ, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैंने आधे आंसू फिल्मी माँ बाप को दे दिए और आधे गम के आंसू गांधी परिवार को दे दिए। तो ये एक अजीबोगरीब चीज थी। और ये कह के मैंने 2 बार उनकी आंखें छलकती देखी है, एक बीच के हिंदुजा हॉस्पिटल में और दूसरा राजीव में। मैंने टेप बंद कर दिया था। मैंने कहा, मैंने ये बोला था कि मैं आपको रुला लेने आया हूँ, उफ, तो मैंने टेप बंद कर दिया। तो ये चीज बताता, क्योंकि जिसमें इमोशन नहीं होना वो व्यक्ति कभी महान नहीं बनता। बाप रे। एक मुझे बात बताइए, मैं आज आपसे तो काफ़ी छोटी हूँ उम्र में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखी है दुनिया की, जर्नलिज़्म की भी दुनिया देखी है। आज जब मैं जाती हूँ, तो मैं साउथ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री को देखती हूँ। शिवाजी गणेशन साहब को या फिर फॉर दैट मैटर कमल हासन साहब हो, जितने भी बड़े-बड़े एक्टर हैं, वो सब राजनीति में आते हैं। तो हमारे अमिताभ बच्चन साहब की क्या प्रॉब्लम हो गई? मतलब मैं तो सोचती हूँ में ना जो टांग खिंचाई हिंदी बेल्ट में है राजनीतिकों में आपस में, हर 5 साल बाद वो दल बदल देते हैं। वो अभी जस्ट इमेजिन कीजिए। वो चीज दक्षिण भारत में नहीं है। दक्षिण भारत में देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रजनीकांत की गाड़ी जा रही है, लोग जमीन में मिट्टी उठा कर रहे हैं। अरे बाप रे! मत पूछिए, बहुत। और एक बार मैं बताऊं, ऊटी में हम लोग थे, अनिल कपूर, चंगी पांडे, गोविंदा, सारे हिंदी के स्टार। हाँ। अचानक एक आदमी सफेद कुर्ता सफेद पैंट शर्ट पहने, टक 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 टक, सारे वेटर उधर भाग लिए। मैंने कहा, "ये कौन है?" वो सद कुमार है। ये चीज है। वही हाल कमला हासन का, वही हाल। चिरंजीवी या हाँ, मुझे याद है, आपको बताया ना दक्षिण भारत की, मुझे याद है 82 की बात है, हम मदुरई में थे। पहली बार मैंने मल्टीप्लेक्स हॉल देखा था। इन सब में साउथ इंडियन फिल्म लगी हुई थी। एक में लगा था जेंट ऑफ ब्राजील, तो उसका किसी तरह टिकट हम लोगों ने अरेंज किया। अचानक न्यूजरील आता था पहले फिल्मों में, न्यूजरील आया, एनटी रामचंद्रन, पूरा हॉल खड़ा हो गया। मैंने भी इधर डर के मारे खड़ा हो। एक रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने भगवान का रोल बहुत किया, चाहे एनटीआर हो, एनटीआर सर। चाहे रामचंद्रन साहब हो। हाँ, ये लोगों ने अपने को ये है। ये जी। चीज किया। और यहाँ अमिताभ बच्चन को लिए कलकत्ता में उनके नाम पे मंदिर बना हुआ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल। आज भी मैं कहता हूँ, किसी भी स्टार के घर के बाहर उतनी भीड़ नहीं होती जो इतवार को शाम के समय इस उम्र में होती है। होती है। और मैं आपको बताऊं, इस भीड़ का भी बहुत। मैं एक बार शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ जा रहा था कुछ काम से, उनको बनारस ले जाना था। जूहू गली से जैसे प्रतीक्षा के सामने से मुड़ा रिक्शा, बाहर भीड़ मैंने देखा। उसी समय बाबू जी बीमार चल रहे थे। मुझे लगा कुछ हो गया। मैं ऑटो छोड़ के दौड़ते हुए प्रतीक्षा में, वाज जी थे उनके सेक्रेटरी। हमें वाज जी बोला, संडे है ना सर? अरे भगवान, मैं चुपचाप। ये चीज है, मैंने विदेशों में देखा है, लोग रात रात भर बाहर खड़े रहते हैं होटल के, एक झलक पाने के लिए। एक झलक के लिए। और जो इनको सम्मान मिलता है, मान से मालदीव की 50 ईयर वो था, उसमें जैसे लग रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वेलकम हो रहा। ये चीजें देखी है मैंने। जस्ट जस्ट एक हाइपोथेटिकली हम लोग एक सब सोच कर देखते हैं। मुझे मोदी जी बहुत पसंद है और सब जानते हैं, मैं बहुत प्रशंसक हूँ उनकी। लेकिन यही आने वाले समय में हम कभी अमिताभ बच्चन साहब को प्रधानमंत्री के तौर पर क्यों नहीं देख सकते? हमें कितना अच्छा लगेगा नहीं, वो ये शख्स। चीज तो ऐसा है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा भी बोल चुके हैं, राष्ट्रपति बना दीजिए। लता मंगेशकर ने 2 बार कहा था कि इनको भारत रत्न देना चाहिए। मुझे आज भी याद है,
मैं 25 साल तक लगातार हर बर्थडे पे इनका इंटरव्यू छापा हो। तो 9 तारीख को हम उनके घर गए थे। प्रतीक्षा बेटे को एक्सटेंशन में जॉब मिली थी और बड़े बेटे को मेरे बहुत मानते हैं वो। मुझे याद है जब 50वां बर्थडे मनाया था तो मेरे बेटे के मुंह से निकल गया द वी वांट सेंचुरी अमिताभ अंकल। बोले अरे सुमंत ये तो क्रिकेट की भाषा बोल रहा। अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा अंडर 14 अंडर 16 रोहित शर्मा के साथ वो खेल चुका है, क्रिकेट में खेला। गाइल सील जो इंडियन क्रिकेट की नर्सरी उसमें मैन ऑफ द सीरीज तक उसको मिला। तो ये चीज हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ होता है। और जैसे बाबूजी की बातें चल रही थी इच्छा शक्ति, आपको एक प्रसंग याद होगा और अमिताभ बच्चन अक्सर ये लाइन बोलते हैं जो मन का हो अच्छा जो ना हो ज्यादा अच्छा। ये मैंने उनसे सीखा है। सचमुच इस लाइन का गुड़ तत्व क्या है मालूम है आपको? क्यों ये लाइन बाबूजी ने बोला उनको? ये जब शेरवुड में पढ़ते थे तो एनुअल डे पर स्कूल में ड्रामा होता था। तो ये एंथोलो का भूमिका निभा रहे थे शेक्सपियर के नाटक में। उसी समय इनको मलेरिया हो गया। फादर मदर आए थे एनुअल डे के उसमें। जब मलेरिया होता है तो इनको आउटबॉक्स में रख दिया गया। आउटबॉक्स का दीवार और उस स्टेज का दीवार जहाँ ये प्ले होना था वो एक था, अच्छा। नहीं इधर है। अभी बीच बीच में बोले अब मेरा ये सीन था मेरा ये सीन था। तो बच्चन जी माता जी एनुअल फंक्शन में बैठी थी, बच्चन जी इनके, तो बोले कि एक बात बोलूं मुन्ना, जो मन का हो अच्छा जो ना हो ज्यादा अच्छा। बोले इसका मतलब? बोले मान लो तुम बीमारी के दौरान ही ये प्ले करते तो कुछ और गड़बड़ हो जाता। हम्म। तो जो मन का होता है अच्छा हो ज्यादा नहीं होता ज्यादा हो जाए वो भगवान की इच्छा होती है। और आप जो बोल रही हैं कि कहाँ से विल पावर आया तो उसका एक दो और उदाहरण मैं बताऊं। जब ये कलकत्ता में थे तो इनके यहाँ पर एक घाव हो गया था। अच्छा। आप देखिए होंगे ये बच्चन का एक थोड़ा सा कंधा नीचे होता है। नीचे होता है। मुझे लगा उनका स्टाइल है नहीं वैसा। स्टाइल नहीं है, वो कंधा हो गया था और उसका पस ब्रेन तक चला गया। ओह। तो उसी में डॉक्टर बंदोपाध्याय थे या क्या थे मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ था। और बाबूजी ने उस दिन कसम खाई थी कि आज से मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा। हम्म। और जिंदगी भर फिर नहीं लगाया। वो भी ऐसा शख्स जो मधुशाला और मधुवाल आई मीन वो आ, और दूसरा एक बार इसी तरह अजिताभ बीमार पड़े थे, तब भी उन्होंने इसी तरह कसम खाई थी कि बंटी ठीक हो जाएगा तो मैं मांस नहीं खाऊंगा। नहीं तो कायस्तों में कायसों में मेरा तो मैं वो- जानती हूँ। वो ये चीज तो शायद इस चीज से उसमें कि बाबूजी ने ये ठान लिया तो मैं भी ठान लिया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे याद है कुली हम्म। के समय, उसमें तो मैं नहीं था लेकिन जब बीचकंडी में बाबूजी थे तो एक दिन हम लोग साथ बाहर आ रहे थे। बोले सुमन एक चीज बताऊं, ये देख रहे हो भी तो खाली है। जब मैं निकला था व्हील चेयर पर, बंडी व्हील चेयर वो कर रहे थे, हजारों की भीड़। मेरे में भी पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई, ऐसे हाथ उठा के लहराया, बोला आ गया हूँ वापस सालो। आ, तो ये चीज मैंने उतनी भी मौत को इतनी करीब से देख के आना बहुत बड़ी बात। ऐसा एक अखबार ने छाप दिया था, बच्चन जी ने अपने बायोग्राफी में लिखा है, मैं बम्बई में कौन अखबार था नाम मैं नहीं लूंगा, उसने कि बच्चन सिंह किंग, ओ ये हेडिंग थी उस अखबार की। बाप रे। दुख हुआ हुआ। होगा मतलब। मुझे याद है जब एक बार वो नानावटी में थे लोग घर आए थे तो मैंने इसी तरह कहा कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डर नहीं डर लगता? नहीं लगता। एक आम आदमी डरता है हाँ और आप तो खास हैं। हाँ। तो बोले ये कोई सवाल हुआ? उनके सवाल नहीं हुआ लेकिन मेरी एक इच्छा थी आपसे ये पूछने की। बोले नहीं जो होना है वो होना है, जो मन का हो अच्छा जो ना हो वो। ये लाइन और सचमुच आप इस लाइन में जीवन का मंत्र है, बहुत गूढ़ बात है। गूढ़ बात है। आप खुद में आजमा के देखिए, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में होती हैं जो आप चाहते हैं रुक जाती। रुक जाए, अचानक घटित हो जाती है और बाद में उसका अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल मिलता है, करेक्ट। तो ये एक अच्छा बच्चन साहब बचपन में कैसे थे? बचपन की एक दो बातें उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी मुझे। एक तो उनको कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, कौन सी? वही इंद्रजाल कॉमिक्स वॉमिक्स जो आती। इंद्रजाला। लेकिन माता जी का नियम कोई कॉमिक कॉमिक नहीं आएगी,
तो सिविल लाइन में कोई दुकान थी जहाँ कभी कभी ये पेंसिल और रबड़ सिविल खरीदने लाइन कहाँ की? इलाहाबाद की। इलाहाबाद। तो वहाँ ये चुप्पे से 2-4-10 मिनट रख के पन्ने पलट लेते थे। और एक इन्होंने बताया था कि एक इनके स्कूल के रास्ते में एक हवेली थी, बेतिया की रानी या कहाँ की रानी की वो हवेली थी, उसका विशाल दरवाजा था। ये दोनों भाई खड़े होकर कभी कभी देखते, चौकीदार अंदर झांकने भी नहीं देता था। तो एक दिन इनको मौका मिला, ड्रेसिंग टेबल पे चौन्नी पड़ी थी, उठा लाए, चौकीदार को दिए, चौकीदार ने दरवाजा खोल के दिखा दिया। तो ये चीजें डांट नहीं पड़ी माता जी से? डांट नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने कहा कि हम तो साइकिल ही जानते थे, हाँ। अब इसे एक तो साइकिल बचपन में थोड़ा चला है, हम तो, मुझे आज भी याद है कि बाबूजी के आगे की सैंडल पे मैं बैठता था, पीछे बंटी बैठते थे, हम वो स्कूल छोड़ते थे। तो वो साइकिल की जो थे। और इसका बताए एक फिल्म थी जो नहीं बनी, डॉक्टर धर्मवीर भारती की उपन्यास है, एक थी चंदर एक थी सुधा, सुधा। ओके। तो उसकी शूटिंग हो रही थी इलाहाबाद में। हम्म। जीप पर कैमरा, साइकिल पर अमिताभ बच्चन, शूटिंग चल रही है। अच्छा, उस समय तक इनकी देखी 2 फिल्म आई थी, आनंद भी आ चुकी थी। हम्म। तब तक एक दूध वाला बगल से गुजरा, हम्म। अरे बाबू साहब, अच्छा। अब लग गई भीड़, भगे ये लोग कैमरा करके। तो ये एक चीज, वो फिल्म नहीं बन पाई फिर बाद में, क्योंकि वो फिल्म एक साहित्यिक फिल्म होती। हाँ। जैसे फिर भारती साहब की। आज भी देखिए, भले दीवार, शोले, त्रिमूर्ति, ये सब फिल्में, लेकिन जो फिल्में अभिमान, होता है, होता है। वो मने एक लगता है कि सचमुच रियल लाइफ नहीं चल रहा है अभिमान में। वो तो है, बहुत रियलिटी के करीब। अच्छा। वो ऋषिकेश मुखर्जी ऐसा ही डायरेक्टर था जो वो फिल्म बना ले गए, यस, एग्री। नहीं तो नहीं बना पाते। ये ना अमिताभ बच्चन साहब जो जितना बड़ा होता है उसकी परछाई भी उतनी बड़ी होती है, मैं मानती हूँ। और वो तो वैसे भी 6'2" है, तो उनकी परछाई वैसे भी बड़ी होगी। परछाइयाँ काली होती हैं और काली कहानियां भी निकल कर आती हैं। बहुत सारे लोगों के इल्ज़ाम उन पर लगते हैं। एक इल्ज़ाम तो ये लगता है कि रेखा जी का नाम जुड़ा गया है उनके साथ। मुझे नहीं मालूम वो समय उनके लिए सही, उन्होंने अच्छे से हाउ डिड ही मैनेज एंड हाउ डिड ही see to it and came out of that question between when people spoke about him and Rekha ji. कभी उनके बारे में बात? नहीं, कभी नहीं। मैं इसको एलो जर्नलिज्म देता हूँ, कहता हूँ कि किसी के नाम किसी के साथ जोड़ देना कभी। या बहुत हाँ, आज भी सुनने कहीं- को मिलती है और आज के आज भी- पत्रकार भी लिखते हैं। आज भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है तो देखिए, अगर अमिताभ स्टेज पे रहे तो रेखा पे कैमरा जाता है। हाँ, हाँ। ये चीजें हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, आपकी। क्योंकि जया जी से भी मैं पहला आदमी हूँ शायद उस पूरे परिवार का इंटरव्यू किया हूँ। हाँ। बाबूजी, अम्मा, जया जी, अभिषेक जी, अमिताभ। और जया जी ने तो बोला था कि अगर मेरे पति नहीं होते तो बहुत अच्छे दोस्त होते। ओह वाह। लेकिन एक बात, और अमिताभ ने बोला था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जया ऐसी पत्नी मिली, और पत्नी ही नहीं, मैं जया को माँ के रूप में भी बहुत सम्मान देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बच्चों की परवरिश की। और आपको एक चीज बताऊं, बहुत अनोखा बीच में मैं ले आया हूँ कि इनके घर में जो संस्कार और परंपरा है ना, गजब है, ऐसा आपने कहीं नहीं सुना होगा। हाँ। जैसे इनके यहाँ एक संस्कार चला आ रहा था कि जब बहू घर में आती है पहले दिन, तो सास बहू का पैर छूती है। अच्छा। तो और एक लाइन बोलती है, तुम डोली चढ़ के आई हो, मेरे घर बहू नहीं बेटी बन के आई हो। अरे बाप रे। उसके जवाब में बहू को बोलना होता था कि डोली चढ़ के आई हूँ, टेकरी चढ़ के जाओगी। क्या चढ़ के? टेकरी, टेकली। अच्छा अच्छा, अर्थी। अर्थी। तो बच्चन जी ने बोला कि श्यामा ने अक्षरशः इस वचन को निभाया, जो उनकी पत्नी, पहली पत्नी थी। वो डोली चढ़ के आई और टेकरी चढ़ के गई। तो जब मैंने तेजी से शादी की तो मैंने अपनी माँ को बोला कि तेजी ये लाइन नहीं बोलेगी, ना आप बोलेंगी। वहां से ये परंपरा खत्म हुआ। खत्म हुआ। इसीलिए जब अभिषेक की शादी हुई थी, मैंने लिखा था क्या ऐश्वर्या का पैर छुएंगी जया, लेकिन उस पे था कि नहीं, ये परंपरा तेजी जी के समय से खत्म कर दी गई। तो ये अजीब, जैसे आपको बताओ, तेजी जी ने मुझे अपने कि डाइनिंग टेबल पे हम हिंदी में बात करते हैं,
अंग्रेजी में नहीं। नहीं। तो अजिताभ के बेटे भीम हैं, वो आए हुए थे एक दिन, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी नहीं बोलना, वो स्विट्जरलैंड में पढ़ते थे। बोले ये कौन नियम बनाया है? तो बोला आपके दादाजी ने बनाया। दादाजी का। दादू डोंट नो इंग्लिश। तो तेरी जी ने कहा तुम्हारे दादा पीएचडी है अंग्रेजी। तो चुप हो गए। चुप। देखो ये सारी चीजें, ये जो होते, जैसे आपको एक चीज होता है, कभी भी बच्चन के यहाँ बर्थडे में आम केक नहीं कटता, नहीं कटता है वो, मेरे खुद ने बना किया है केक नहीं। बाबा का केक कटता है। हाँ, अग्री अग्री हाँ। अग्री। एक बात बताइए, जो संस्कार होते हैं ये आपके पीछे चलने वाली परछाइयाँ, काली परछाइयाँ, काले जिसे बोलते हैं आक्षेप, इन सब से बचने के लिए कितनी मदद करते हैं? क्योंकि आक्षेप तो करियर खराब कर देने तक की बात पर आ जाते हैं। ये छोड़िए, मेजर साहब जब रिलीज हुई थी, तो जैसे ये पर्दे पे आते थे कुछ लोग चिल्ला के बाहर निकलते हॉल से, ओ, बड्डा हो गया, बड्डा हो गया, बड्डा हो गया। ये मैंने देखा है मेट्रो सिनेमा में। क्या ये प्लांटेड? प्लांटेड, कुछ चीजें प्लांटेड की जाती हैं। जैसे आज भी मैं कहता हूँ कि बोफोर्स की जो आप बात कर रही हैं, वो बाकायदे उन्हीं के कांग्रेस पार्टी की कुछ लोगों ने प्लांटेड इनका नाम जोड़ा कि ये दोबारा लाने, क्योंकि इनका जो कुंडली है ना, उसमें ये लिखा हुआ था ये चाहते तो देश के प्रधानमंत्री ही बन सकते, उफ, बन जाते हैं। बन जाते, और बन सकते थे। बचते हैं। राजीव गांधी की डेथ के बाद अगर ये चाहते ओ, तो आधे से ज्यादा में एमपी इनके साथ होते। और एक बात शर्तियाँ होती कि हमारे, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे देश में भाषाओं का बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात भाषा की जो आप बात कर रही हैं, आप तो खुद देखी हैं, जी, जब वो अंग्रेजी बोलते हैं लगता है कि ऑक्सफोर्ड का कोई लेक्चरर या प्रोफेसर बात कर रहा है। एकदम हिंदी में बात करते हैं तो लगता है कोई प्रकांड पंडित सरकार पंडित बैठा है। उन्होंने कहा था कि अभिषेक को मैंने बोला हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हो तो पहले हिंदी भाषा सीखो, क्योंकि बच्चे शुरू से इंग्लिश स्कूल में पढ़े, बाहर विदेश में पढ़े, और हिंदी में कि जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं अगर वो भाषा आपके अंदर नहीं होगी तो आप उसकी फीलिंग नहीं ला पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे तो साथ साथ में ये भी लगता है कि इनको शिक्षा मंत्री भी बना देना चाहिए। चलिए, ये बात तो हो गई भाषाओं की, लेकिन मुझे ये बताइए कि उनकी दोस्ती वाली भाषा भी तो किसी से होती होगी, किसी से बड़ी अच्छी दोस्ती होती होगी। वो मैंने देखा है, डैनी है, अच्छा, रोमेश शर्मा है डायरेक्टर, डायरेक्ट। और एक दारा सिंह का लड़का है अमरीक, अनूप अनूप हम लोग बोलते हैं। ये चारों टेनिस के पार्टनर, ये चारों डैनी के घर में टेनिस ग्राउंड बना हुआ है, तो ये कभी कभी वहाँ टेनिस खेलने जाते थे जब शाम में शूटिंग वूटिंग नहीं होती थी। और मैंने देखा है कि इनके यहाँ हर उसमें डैनी शामिल है, क्योंकि डैनी और जया जी दे आर आल्सो वेरी पर- गुड फ्रेंड्स। पुणे इंस्टीट्यूट में साथ हाँ। थे ये लोग, तो ये भी एक कारण है। अच्छा, एक जया जी के बारे में बहुत बोला जाता है। उनसे मेरी बातचीत जब भी हुई, मेरे से तो बहुत शांति से बात की, लेकिन इन दिनों उनका बहुत गुस्सैल स्वभाव नहीं, दिखाते हुए रील्स देखो को याद। कुछ चीजें हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि वो प्रिंट मीडिया से बहुत अच्छे से बात करती हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे से बात करती है। और मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब लोग माइक लेके मुंह पे लगाने लगते हैं ना तो उनको चिढ़ाता है। हाँ, माने कुछ शब्द उनके मुंह से उगलवाना चाहते हैं या माइक सीधे मुंह पर। मुझे याद है एक बार हम लोग जा रहे थे, "अरे मुंह में ही डाल दोगे क्या?" हाँ, ये इस हाँ। तरह की चीजें उन्होंने, लेकिन जहां तक मैंने पाया है, मैंने उनको हरदम एक पोलाइटली, क्योंकि एक दो बातें ऐसे, जैसे मैं उनके साथ 15 दिन काम किया हूँ, जब वो चेयरपर्सन थी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की, तो उदयपुर में चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ मैं 15 दिन उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर था। मेरे साथ बहुत अच्छे से सारा चीज, उसी प्रोग्राम में सोनिया गांधी फर्स्ट टाइम पब्लिक अपीयरेंस में आई थी, क्लोजिंग सेरेमनी में। मैं 2 अटेंड किया, एक हैदराबाद में हुआ था जहाँ चंद्रबाबू नायडू, मैं चंद्रबाबू नायडू से बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि वहाँ होता क्या था कि ओपनिंग सेरेमनी पे चीफ मिनिस्टर की ओर से डिनर होता था, और क्लोजिंग पे चेयरपर्सन की तरफ से। सोचिए चंद्रबाबू नायडू एक एक आदमी को खुद प्लेट दे रहे थे,
तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है आ जाइए। फिर बोले आप कहाँ ठहरे हैं? मैंने कहा बंजारा हिल में एक होटल उसमें। दूसरे दिन गाड़ी आई तो पूरा होटल गड़बड़ा गया कि चीफ मिनिस्टर के यहाँ से गाड़ी है और मैं अपना टी शर्ट पे। तो जब उस समय नए नए चीफ मिनिस्टर हुए थे और क्लोजिंग में ये सोचिए गवर्नर को छाता लगा हुआ है, चंद्रबाबू नायडू बच्चों के साथ बैठे हुए हैं जमीन पर। तो जो आप जो कह रही हैं साउथ के क्यों पॉपुलर होते हैं, ये अपने व्यवहार से। जैसे रजनीकांत का आपने वो क्या, रजनीकांत कम से कम पूरे साउथ इंडिया में मंडपम बनवाए हुए हैं जहाँ फ्री शादी का हॉल देते हैं वो, ये सब चीजें हैं। वो लोग जैसे आपको मैं एक बहुत राज की बात आज बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन बहुत ऐड करते हैं, करीब 100 करोड़ 125 करोड़, लेकिन आप विश्वास करेंगे वो एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते। वो सारा पैसा बच्चों के कैंसर पे खर्च करते हैं, अनाथ बच्चों की जो ट्रस्ट है उसमें देते हैं, जो माता पिता ओल्ड एज हाउस में रहते हैं। इवन मैंने साउथ अफ्रीका में भी मैंने देखा है ओल्ड एज हाउस को में मदद करते। वहाँ वो विजिट किए थे, एक औरत ने उनका हाथ पकड़ लिया था, मेरा बेटा है तू मत जा, बड़ी मुश्किल से उनका हाथ छुड़ाया गया। तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं हर बात नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनकी मैं जितनी हो सकता है उतनी मदद करने की नहीं कोशिश करते हैं वो बने ऐड से जो भी कमाई करते हैं वो नहीं रखते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सबसे एक सिंपल बात ये कही जाती है कि अगर व्यक्ति अच्छा है तो भी उसके दुश्मन होंगे। हाँ वो तो है। तो कभी आपको जब अमिताभ बच्चन साहब के लिए आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, किसी और के साथ किसी में वो गंध आई कि नहीं। कहीं बच्चन साहब थोड़ा सा वीपी सिंह को लेके उनको था, हम्म, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार किसी चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था और ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तो उन्होंने बोला जब बीपी सिंह ने उनको हराया था, तो मैंने कहा मिस्टर सिंह साहब बीपी सिंह के खिलाफ कब अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े? मैं वही सोच रही थी। मैंने पूरी बहस हो गया, हमके सिंह साहब जरा पढ़े लिख के आया कीजिए, बीपी सिंह के खिलाफ कब वो चुनाव लड़े? और जिसके खिलाफ चुनाव लड़े वो तो चाणक्य थे भारतीय राजनीति के, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो मैंने नहीं देखा। और ये है कि एक चीज है उनमें, मैंने देखा है कि अगर किसी से दोस्ती की तो की, और किसी से अगर नहीं करनी है तो नहीं करते, ये भी मैंने देखा है। मुझे तो आशीर्वाद मिलता रहता है उनका, मैं बड़ी खुश रहती हूँ। एक सबसे बड़ी बात है, आज भी मैं कह रहा हूँ ना, आज भी उनका मैसेज आ जाता है, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। धन्य हो जाते मेरी मेरी जिंदगी भर की कमाई अगर कोई है इस शहर में, मेरे बड़े भाई भी हैं, वो गार्जियन भी है, सब मैं मानता हूँ। हम्म, मैं कभी भी उनको अमिताभ बच्चन नहीं बोला, मैंने भाई साहब ही बोला है। इसीलिए अभिषेक भी मुझे अंकल बोलते हैं तो अच्छा लगता है, सीधी सीधी बात। देख- श्वेता में भी जब वो है मैंने जुड़ने का, वो हम्म, मेरे बड़े बेटे के साथ बहुत खेलती थी। अच्छा तो एक ये जुड़ाव वाली जो चीजें हैं, आप देखिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं, चाहे वो बचपन में हो स्कूल हो, अमिताभ के नहीं है, नहीं है, बहुत कम। बहुत कम है। हम्म, क्योंकि आप ये सब चीज, सारे रिश्ते आप कहते हैं माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बेटा, करेक्ट। फ्रेंडशिप इज योर क्रिएशन, आप चुनते हैं। क्लास में अगर 50 लड़के हैं तो मुश्किल से आपके 2 दोस्त होंगे। हाँ, वो तो है। देखो एक बात ये भी कही जाती है ना कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा ओजस्वी होता है, उसके ओजस्वी होने का कारण ये होता है कि कई लोग उससे अपने आप दूर हो जाते हैं। वो तो वो भी कर अब जैसे आप सोचिए, जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में सिनेमा भी देखते थे। अक्सर सिनेमा में लेट पहुंचते थे शत्रुघ्न सिन्हा, जब हाफ टाइम हो जाता था तो लेट रहती वो शुरू से रहे, लेकिन बाद में उनकी वो भी हो गई। अब जैसे अभिषेक की शादी में कार्ड लौटा दिया, ये लौटा दिया, लेकिन बाद में वही जब कोई पारिवारिक फंक्शन हुआ तो वहाँ पूनम सिन्हा भी हाजिर है। मैं आपको बताऊं, नवारा टाइम्स के फंक्शन में अभिषेक अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को मैंने बुलाया था।
और उसी समय ये वो हुआ था, तो दोनों अच्छे से मिले। हम्म कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें करा दी जाती हैं, हम्म अच्छा, ये चीजें होती तो एक बात बताइए, बच्चन साहब ने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, मैं एज की बात नहीं करती हूँ, ठीक है, दो आई रियली हैव अ बिग ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बच्चन साहब, उनके कंटेम्प्रेरी आज भी देखें तो वो उम्र की छाया उनके चेहरे पर है, लेकिन वही उम्र की छाया बच्चन साहब पर होने के बावजूद भी वो प्रखर बुद्धि और हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया शुरू में, डिसिप्लिन और काम के प्रति डिवोशन, ये दो चीजें वो उनमें है। अब जैसे उन्होंने एक बार बताया था, जब दिलीप साहब, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने 3 लेख लिखवाए थे, अमजद खान की डेथ पर, हम्म, दिलीप साहब को फाल्के मिलने पर और राजीव गांधी पर। तीनों में उन फर्स्ट पर्सन में, नॉट कोई सवाल जवाब नहीं था। दिलीप कुमार को जब फाल्के मिला था, अमिताभ बच्चन ने बोला था वो मेरे आदर्श हैं, हम्म, उत्तम नहीं सर्वोत्तम है वो। हम्म, और आप बिलीव नहीं करेंगे, गंगा जमुना शायद वो 20 या 25 बार देखे थे दिल्ली में, जब वो करोड़ीमल पे पढ़ते थे तो। अच्छा, और हीरोइनों में जब उनसे पूछा तो अरे कि कौन है, वहीदा रहमान, करेक्ट, जबकि वहीदा रहमान उनकी पत्नी भी बनी, माँ भी बनी। माँ भी बनी है, और अभिषेक की भी एक फिल्म में माँ थी वहीदा रहमान, दिल्ली छे, ओम जय जगदीश, हाँ, ओम जय जगदीश एंड पहली दिल्ली छे में, हाँ, उसमें भी थी, इसमें भी थे। और आप बिलीव करेंगे, एक चीज प्राण साहब ने मुझे बताई थी, उन्होंने जंजीर नहीं देखी थी कभी हॉल में जाकर, अच्छा, जंजीर की बहुत तारीफ हुई थी। हाँ, बहुत 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 तारीफ। अभिषेक और श्वेता, ये इनसे कैसे रिलेशनशिप है, क्या वो भी बहुत स्ट्रिक्ट पिताजी रहे हैं? स्ट्रिक पिताजी नहीं है, दोनों में एक चीज है, परिवार के गुण है, संस्कार। हम्म, ये जो चला आ रहा है 3 पीढ़ी से चला आ रहा है, हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन, इनके बच्चों में भी वही चीजें हैं, चाहे वो नब्या रवेली हो, चाहे अगस्ता हो। अगस्त्य, हाँ, वही हाल अजिताभ की बेटियों में है, 3 बेटी 1 बेटा है उनका। तो देखिए, सारी शिक्षा आप स्कूल में पा सकते हैं, संस्कार आपको माता पिता से मिलते हैं, करेक्ट, तो जो उनको अपने माता पिता से मिला वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल। और ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन, वो भी उन्होंने कहा था ये मेरी बहू बन के नहीं आई, बेटी बन के आई है। अमिताभ बच्चन एक को बात बताइए, एक आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से मुझे बताइए, एक अमिताभ बच्चन जो इस देश का सर्वश्रेष्ठ, मतलब मुझे बहुत प्यार है तो मैं बोलूँगी, दूसरे एक्टर्स भी हैं, रजनीकांत साहब भी हैं, पर मेरे लिए तो बच्चन साहब हैं। एक अभिषेक बच्चन एकदम यंग जनरेशन का, मतलब मैं सच बोलूँ कि मैं तो डेफिनेटली उनको बैठ के उनकी एक्टिंग देखना चाहूँगी, उनकी आँखों के एक्सप्रेशंस देखना चाहूँगी। फिर आती है ऐश्वर्या राय बच्चन, उस समय की ऐश्वर्या राय, जो पूर्ण विश्व की सुंदरी है। ये 3, या एक बच्चन साहब और एक ऐश्वर्या राय, इतने 2 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक घर में कैसे रहते हैं? ये इसका एंड सबसे देन बड़े जया बच्चन नहीं टू। नहीं इसका सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, अभिषेक बच्चन को जब शुरू में फिल्म में आए, रोमांटिक फिल्म दी गई, हुँ, ऋतिक रोशन हुँ, हर तरह की फिल्म में आए। हुँ, ऋतिक रोशन फादर इज एवरेज एक्टर, हुँ, अभिषेक बच्चन फादर इज एवरेस्ट। नो डाउट। और मैं ही इकलौता था जो लिखता था कि जहाँ से पिताजी छोड़े हैं, जब तक ये वहां से नहीं आएंगे आगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप विश्वास करेंगे, युवा उफ़! यंग मैन निकाल कर युवा अपने भाई को ही ठोंक दिया। उस फिल्म ने अभिषेक को बदल दिया। बदल दिया। जो लोग कहते हैं ना कि पुत्र पे पिता का छाप होता है, वो हुआ। उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में वो इस तरह का रोल किए, यंग मैन। बट अभी ऐसा क्यों होता है? मैं अभी तो ख़ैर मैं उनकी घूमर करके फ़िल्म आती है, या फिर बहुत सारे इन दिनों मैं बहुत पसंद करती हूँ अभिषेक को भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी या तो उनको खींच कर बाहर नहीं लाया गया, या फिर वो डायरेक्टर की डायरेक्टर नहीं मिले। सोच ही नहीं मिली जो। जो डायरेक्टर मिला एक ही 2 मिले, मणिरत्नम मिले, हाँ, गुरु, गुरु, युवा, युवा। दोनों मणिरत्नम है। जैसे अमिताभ बच्चन ने जो पा में किया, उफ़! मेरे ख्याल से दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। कोई नहीं कर भी कोई नहीं पाएगा। एक्टर बिना अपना फेस चेहरे पर्दे पे लाए पूरी फिल्म कर गया।
मैंने कहा था कि आपका वो हुआ है नवजन्म नवजन्म नहीं, मैंने कहा था डेब्यू फिल्म है, डेब्यू है। सात हिंदुस्तानी नहीं है डेब्यू, डेब्यू ये है। मेरे ख्याल से अनोखा है। मैं दुनिया के किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो, एक छोटा से लेके सुपरस्टार तक, कि जिसका फेस ही नहीं है पर्दे पर, वो आदमी पूरी फिल्म में काम कर गया। ये चीज है। आप ब्लैक में देखिए, अपनी उम्र से ज्यादा, मैं तो उनको पहली बार तब मैसेज किया था। पहली बार मैंने एक इतना एजेड रोल किया कि संजीव कुमार ने बहुत किया। बहुत किया। संजीव कुमार ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं इतना फिल्मों में बुढ़ा बन गया कि बुढ़े तक जिंदा नहीं रहूंगा। ये चरितार्थ कोई हो गया। और आज अमिताभ बच्चन बोलते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे काम करने की शक्ति है, तब तक मैं काम करूंगा, क्योंकि इसी काम से मेरे ये लाखों लोग दीवाने हैं, हजारों मेरे घर के बाहर आते हैं। तो मैं इस काम की वजह से जाना जाता हूँ। और पूरा परिवार, बाबूजी, कभी मैंने उनसे एक बार पूछा था कि आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी कविता क्या है, बोले थे अभिषेक और श्वेता। उफ, वाह, ये बहुत बड़ी चीज थी। बड़ी चीज। मेरी सबसे अच्छी कविता, वैसे अमिताभ भी कविता लिखते हैं, लिखते हैं। एक कविताएं उन्होंने एक बार मैंने उनसे के दौरान कहा था, ब्रेस कैंडी में भी लिखा था, बीच में एक आध कविता और लिखा था उन्होंने। और इसी कवि के उस पे बाबूजी कवि सम्मेलन में जाते थे, देर रात में लौटते थे, दरवाजा यही खोलते थे, तो वो बोलते थे, इतना दार, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब बाबूजी आके यहाँ बम्बई में रहने लगे, तो अमिताभ दो दो तीन तीन शिफ्ट में काम करते थे, तो वो रात में आते थे, तो अमिताभ ने भी वही जवाब दिया था कि मेहनत, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक बिल्कुल। चीज है। जब इतने बड़े व्यक्ति, जिसके लिए जो मुंह मांगे वो चीज सामने आ जाए, पेश कर दी जाए, और सिर्फ दुकानदार नहीं, पूरे फैन ला ला कर उनके सामने ओंडेल दे, वो ऐसी हालत में, वहां से वो व्यक्ति जिसके पास दिवालिया होने का तमगा लग गया, वो दिवालिया हो गए। लेकिन जानती हैं, उन्होंने अपने कंपनी को दिवालियापन कभी नहीं घोषित किया, एबीसीएल दिवालियापन कभी नहीं घोषित किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, मैं उनको कभी नहीं, क्योंकि मैं एक बार पूछा था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट से, एक्टर से, एक बिजनेसमैन से, एक ब्रांड से। तो उन्होंने कहा कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। मैं एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, इसलिए आम लोगों के साथ में धोखाधड़ी नहीं कर सकता। उन्होंने सारा हाँ। अपने ऊपर लिया। और जब उन्होंने देखा कि अब आगे क्या है, तो आदमी खुद चल कर गया, यश चोपड़ा, यश जौहर के, और दोनों फिल्में बनी और दोनों सुपर डुपर हिट हुई। मोहब्बतें और क्या, कभी खुशी कभी गम, यही दो। तो ये चीज वो है ना, कि आदमी जब तय कर लेता है कि ये करना है तो करना है। और उन्होंने इसी उसमें वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि जो मन का हो अच्छा, जो ना हो ज्यादा अच्छा। और मैं आज भी बोलता हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वेल मैनर एंड कल्चर फेलो इन फिल्म इंडस्ट्री। यस, यस। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी इस बात को कोई झूठा नहीं साबित कर सकता। और जो झूठ साबित करेगा तो मैं उसको 100 की जगह 200 उससे जवाब दूंगा। मैंने उतना नहीं। वो नहीं दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरे बाबूजी मम्मी गए थे मिलने, लास्ट में मेरे पिताजी ने बोला, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे बच्चन। थोड़ी देर में घबराया था कि क्या भाई, लेकिन उन्होंने झुक के, जी बाबूजी थोड़ा आराम किया कीजिए, आप काम बहुत करते, जी बाबूजी। ये जितना वो कद के लंबे हैं ना, उतने ही विनम्र है, विनम्र। और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। आप सोचिए कि इस देश में एक कहावत है, आप भी सुनी होंगी, कि ताड़ का गिरा खजूर पे नहीं अटकता, जमीन पे चला जाता है। ये ताड़ थे और इनको खजूर में मिला केवीसी, और वे जमीन पे नहीं गिरे, उसके बाद ताड़ से ऊपर निकल गए, चले गए। क्या ये एक हमारे समय के, जो मैं कहा ना, चलता फिरता चमत्कार है।
खुद में अपनी इतनी शक्ति भर दो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। चुप जाए। ये उनका एक मूल मंत्र कह सकते हैं। और ये चीज है उन्होंने दिखाया है करके। आज बताइए 82-83 साल के हो जाएंगे उफ 11 अक्टूबर को। करेक्ट 83 साल की उम्र में कौन एक्टिव है? एक देव साहब थे थे करेक्ट वो थे की एनर्जी की उनकी बात की बात अलग है, लेकिन ये आज भी सक्रिय हैं। समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे जिम जाना, समय पे काम। आप इनसे घड़ी मिला सकती हैं टाइम के इतने बड़े हाँ हाँ पाबंद। बिल्कुल और अगर हाँ आगे पीछे हो सबसे पहला शब्द सॉरी आता है। मुझे याद है कि एक मैं बहुत आज एक पिक्चर थी उसकी शुरू की लाइनें मैंने लिखी थी, वो अमित जी ने अपने वो 12 बजे का टाइम दिए थे, 12:30 का, 12:25 पे वैन आ गई, फिर बाहर निकले 12:30 पर। और इसका मैं सबसे पहले मेरी जब दोस्ती नहीं थी तब की मैं बात बता रहा हूँ। इस्कॉन में राजीव चौधरी एक पीआरओ थे, उनकी विलायत खां की लड़की से शादी हुई थी। अच्छा उसका रिसेप्शन इस्कॉन में था और सामने हॉलीडे इन में लाल दुपट्टा मलमल का म्यूजिक रिलीज था। अच्छा वहाँ अमित जी चीफ गेस्ट थे, गुलशन कुमार थे उस गुलशन कुमार जी की फिल्म तो मैं वाइफ के साथ, तो मैंने वाइफ को बोला कि चलो आज तुमको अमिताभ बच्चन दिखा देते हैं। तुम भी कुड़ी के समय व्रत व्रत रखी थी हाँ फोटो वोटो भेजा था उन्होंने, धन्यवाद का पत्र। तो 9:30 9 बजे का टाइम था, 9:30 बज गया। तो मैंने पीआरओ को बुलाया, मुझे बोला 10 बजे का। मैंने कहा घड़ी मिलाना है, ठीक 9:59 पे बच्चन इन किया। उफ क्या बात है कि ये चीज है, यही मैंने कहा, अनुशासन, समय के पाबंद और शारीरिक फिटनेस। फिटनेस स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का सृजन करता है। मेंटल फिटनेस के लिए क्या कर वही तो, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का सृजन करता है हम्म और स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर को धारण योग्य बनाता है। यस अग्री ये चीज उनका मूल मंत्र है जो मैं मानता हूँ। तो मेंटल स्ट्रेस कहाँ से लेके आते हैं कहाँ से यही बाबूजी, माँ बाप का आशीर्वाद हो, हर चीज में बोलते हैं आज जो भी हूँ उसे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। और माँ बाप के आशीर्वाद को ऐसे नहीं फलता फूलता लोग देखते हैं, फलता फूलता देख रहे हैं। करेक्ट अच्छा एक बच्चन साहब की होली बड़ी फेमस रही है मतलब हम लोग मैं तो बचपन से पिक्चर्स देखते हुए आ रही हूँ लेकिन आपने शायद उसका नहीं, मैं 3-4 होली में शामिल रहा हूँ ओके और सबसे यादगार होली थी, बच्चन साहब सुबह से ही होली खेलते हैं अच्छा शाम तक, जब तक सूरज नहीं ढलता। और उनके बहुत कुछ खास लोग हैं जो, जैसे बीच बीच में डांस भी होता है, पानी में भी लोग डुबाए जाते हैं, बोरे के बोरे अबीर गुलाल भरे रहते हैं। एक बार के वाकया में बताऊं, गोविंदा है और उनमें और बच्चन साहब में डांस कंपटीशन टाइप जिसको कहते हैं शुरू हो गया। होली सरारा वाला जो गाना होता है, गोविंदा ने क्या किया, अपना कुर्ता उठाया गिराया, तो इन्होंने भी कुर्ता नहीं, पहले बाहाँ उठा मोड़ा, तो इन्होंने भी मोड़ लिया, फिर कुर्ता उठाया गिराया, इन्होंने भी गिरा लिया। गोविंदा ने ऐसे ऐसे किया घुटने के पास, तो इन्होंने भी चल लिया घुटने। लास्ट में गोविंदा ने यही पूरा, वो बेल बॉटम पहने हुए था, तो पूरा उठा दिया। अब बच्चन साहब 2 मिनट में रह हो गया, अब पूरा चूड़ीदार फाड़ दिया। बोले हो गया, हम लोग ऊपर बैठे थे, मैं जा रहे, हो गया। तो ये मस्ती, ठीक, उन्होंने खुद कहा था होली मस्ती का त्योहार है, रंगों का त्योहार लोग कहते हैं नहीं, मस्ती उमंग है, जीवन का एक अलग सार है होली। अलग रंग है correct. और अब जिस तरह से वो होली खेलते हैं उसी तरह दिवाली नहीं मनाते हैं। आप देखिए उनका हाथ यहाँ जला हुआ है थोड़ा सा, हाँ है वो अनार फोड़ते समय, अनार भयंकर फोड़ते हैं वो। अच्छा हाँ, दिवाली के दिन तो मेरे ख्याल से 50-100 अनार अभी भी फोड़ते होंगे, अनार और रॉकेट। अच्छा ये तो एक बार अनार उनके हाथ ही में ही फट गया, वो मिट्टी वाला अनार होता था, अब तो दूसरी तरह के भी अनार आने लगे हैं, वो दिल्ली में हुआ था सोपान में। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं कहा कि बाबूजी अम्मा का आशीर्वाद, आप सोचिए बच्चों का नाम भी बाबूजी का रखा हुआ है, अभिषेक, श्वेता, नव्या, नवेली, अगस्त्या, ये हरबंस साहिब बच्चन का नाम दिया हुआ है। बंगले का नाम तक हरबंस साहिब जी का दिया हुआ है, जनक जलसा। जनक जैसा हाँ तो ये सारी चीजें हैं। और
सबसे बड़ी बात है आपको मैं बताऊं, जब बाबूजी बीमार होते थे, शाम में ये प्रतीक्षा में बाबूजी को टहलाते थे। अच्छा। हुँ, साथ खाने का तो हुँ। बहुत लोगों को पता है। और इवन मैंने, आपको मालूम है एक चीज, हरवंश राय बच्चन रोज शाम में एक अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते थे। अच्छा, अभिषेक ने भी बताया था कि मेरी फिल्म आप तक नहीं देखे, पापा की रोज देखते हैं। अच्छा। वो रोज एक फिल्म देखते थे। और जहाँ तक फिल्मों की बात है, आपको एक प्रसंग में बहुत, जो हमारे जीवन का सबसे, मैं अपनी पूंजी समझता हूँ। प्लीज़। मैं घर पे था और अचानक अमित जी का फोन आया, शाम में क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया आ जाओ। तो जब इंटरव्यू में मैंने बताया, अमिताभ बच्चन खुद इंटरव्यू, उन्होंने एक सवाल पूछा था अपने बाबू जी से, ऐसी क्या बात है हिंदी फिल्मों में जो इतने दीवाने हैं? तो हरवंश साहब बच्चन ने जानते क्या उत्तर दिया था? एक पोएटिक जस्टिस है। ओह! वॉव! पोएटिक जस्टिस है। अच्छी के साथ अच्छा हो जाता है, बुरे के साथ बुरा हो जाता है। 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। तो ये है हिंदी फिल्मों की सफलता और हिंदी फिल्मों से जुड़े लोगों से कलाकारों का जुड़ाव। कहते हैं शीर्ष पर हर कोई अकेला होता है। कभी आपको लगा वो न- शीर्ष पर हैं और वो अकेले हैं? नहीं, कभी भी। मैंने उसका बहुत बढ़िया आपको लग दिया, मेरी 2 कविता है ना, अभिषेक वैसे था। करेक्ट। आप सोचिए, जब लखनऊ में बीमार पड़े थे 7-8 साल 10 साल पहले, जिस तरह वो अपने बाबूजी के समय अस्पताल से घर में रहते, लीलावती के समय पे हाँ। अभिषेक नहीं जाते थे। अभिषेक वही 24 घंटे खड़े रहते थे, हुँ, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने पिता को अपने पिता के लिए करते हैं। करते हुए करेक्ट। और ये चीज कोई जबरदस्ती आपसे नहीं करा, नहीं, नहीं, नहीं करा सकते। आपके अंदर से। आप सोचिए, एक बार बाबूजी जब बीमार थे, वो कुछ टेप में सुन रहे थे, तो अमित जी कान में रुई लगाकर फिर टेप का स्पीकर लगा रहे थे। बाबूजी को कान में तकलीफ नहीं हो। तो ये सेंसिटिविटी करेक्ट। पिता के प्रति, कि पिता को कष्ट नहीं हो। हाँ, हाँ। आज तक सोचिए, कोई भी कलाकार बीमार पड़ा हो, भले ही गांधी परिवार से उनके अच्छे रिश्ते रहे हो, कोई प्रधानमंत्री सीधे विदेश से अस्पताल आया हो। कुली के समय इंदिरा गांधी विदेश में थी, बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड करके बीच कैंडी आई थी, क्योंकि तेजी जी उनके हनुमान सेना, बानर सेना बनाया था इन्होंने आजादी के समय। वानर से हाँ, इंदिरा की इंदिरा जी, तेजी जी, ये सब उसमें शामिल। ये चीज है। कभी कभी मैंने लगता है कि जो लोग बीच में ये उड़ाए कि दोनों परिवारों में नहीं बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले देखा, सुनील दत्त साहब की जब डेथ हुई थी, अमित जी जया जी थे, राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने बकायदे दोनों का पैर छुआ था, मेरी आंखों के सामने देखा हुआ। तो क्या आज भी वैसी नहीं, उसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया था अमिताभ ने खुद। वो राजा है, राजा को अधिकार है दोस्त चुनने का, प्रजा को नहीं। जब जया जी वाला विवाद हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है, एक शालीनता, एक विश्वास। उनमें एक विश्वास था, तभी वो यश चोपड़ा के घर चले गए। बोलते हैं कि मैं जिस दिन प्रतीक्षा से जलसा तक पैदल जाऊंगा, कोई मुझे नहीं पहचानेगा, उस दिन मैं सोचूंगा बाय बाय करूं। हुँ, अभी तो मैं निकल जाऊं तो हजारों पीछे चले। इस दौरान जब 5 साल उन्होंने एक्टिंग नहीं की, तब आपकी कैसी दोस्ती ठीक, थी? नहीं उसमें बहुत थी। मजा आया था, दाढ़ी छोड़ दिया था। अच्छा। तो एक अखबार का प्रसंग बताऊं मैंने आपको, अगली फिल्म का गेटअप। मैं शाम में गया, मेरे साथ एक सुनील फोटोग्राफर था, दाढ़ी छपाचक था। हुँ, तो मैंने कहा दाढ़ी बन गई, कोई फिल्म तो दूसरे शाम शाम के अखबार का नाम मैं नहीं लूंगा, एक एक ने शाम शाम के अखबार ने लिखा कि अगली फिल्म का, दूसरे ने लिखा दाढ़ी रही ना फिल्म। वो दरअसल यहाँ एक फुंसी हो गई थी, इसके कारण उन्होंने दाढ़ी छोड़ दिया था। कवर हाँ। तो आप देखिए, जो मैं आप पसंद है कि आदमी प्रतिबद्धता। हुँ, शीतल जैन हुँ, 40 साल से ज्यादा उनके सेक्रेटरी रहे। सेक्रेटरी करेक्ट। आज भी जो मेकअप मैन है, हुँ, तो दीपक सावंत, दीपक सावंत। वो भी मेरे ख्याल से 4 दशक, हाँ, बीच में 1-2 साल वो नहीं रहा है अपनी
व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन प्रवीण यू वर फॉर नॉट हाँ, कार हाँ। घर में जो रसोइये हैं, काम करने वाले, वो भी हैं, दशकों से चले आ रहे हैं। हुँ, ये चीज़ है। तो कहीं न कहीं आपके प्रति उनका समर्पण है और आपकी विश्वसनीयता है। हुँ, ये चीज़ बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में किसी से जुड़ने के लिए, कि आप उसके प्रति कितना समर्पित हैं और वो आपके आप वो समर्पण रखता है, आप विश्वसनीयता रखते हैं। ट्रू। नहीं तो लोग यहाँ 6 महीने में नौकर-चाकर बदल देते हैं, हाँ, हाँ। ड्राइवर बदल देते हैं, ड्राइवर भी वही है। ड्राइवर भी वही है। ये चीज़ें हैं। मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि 11 को आप वो कर रहे हैं 10 को, कल उनका जन्मदिन है और उनके बाबूजी की लाइन से अंत करता हूँ, वर्ष नो हर्ष नो जीवन का उत्कर्ष नो। मैं लता मंगेशकर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रशंसक के तौर पे मैं भी चाहूँगा कि फ़िल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है उनको, फाल्के, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों हैं। उनकी अभिनय के प्रति प्रतिबद्धता और अलग तरह की विविधता वाले किरदार करने के बाद मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देना चाहिए। भारत सरकार ने 2 भूल किया है, जो इस देश के 2 महान लोगों को नहीं दिया है, ध्यानचंद और मोहम्मद रफ़ी, लेकिन उस भूल को सुधारने का मौका है। मेरी भारत सरकार से और जो भी इसका निर्णय करते हो, वो हकदार हैं इसके। और वर्तमान प्रधानमंत्री लता जी की बहुत इज्जत करते थे, लता दीदी बोलते थे। तो लता दीदी की भी एक ख्वाहिश थी, तो उस ख्वाहिश को वो पूरा करें और मुझे लगता है अगले 26 जनवरी को उनको भारत रत्न दिया जाए। चलो यहाँ पर मैं दोनों ये प्रार्थना करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को एक नए नज़रिए से देखना, उस शख्स की नज़र से और उस शख्स की नज़रिए से देखना जिसने अमिताभ बच्चन जी को इतने सालों से लिखा है, गढ़ा है और आपके सामने लाया है। तो सुमंत मिश्रा जी आपको बहुत-बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपका। तो आप बने रहिए मेरी सारी पॉडकास्ट पर ऐसे ही अमेज़िंग, इंटरेस्टिंग और खूबसूरत कहानियाँ सुनने और देखने के लिए। रूना आशीष की तरफ से धन्यवाद।